तो स्वागत है जी आपका बहुत बहुत। बात करेंगे आज नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन शॉट है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। मैंने अ, काफी सारे आईसीसी वीडियोस देखे हैं, अलग अलग नए नए स्टेडियम्स के देखे हैं, लेकिन मैं अ, कोई भी अगर मुझे चैलेंज करना चाहे तो मैं इन तस्वीरों को दिखा सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि शो मी इफ यू हैव बेटर। मतलब अगर आपके पास इनसे बेहतर है तो मुझे बताइए। ये नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां 9 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। 35,000 लोग खचाखच भरे पड़े होंगे, टिकट्स मिल नहीं रही हैं। ये वो 4 विकेट्स हैं जो ड्रॉप इन विकेट्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये वो 4 विकेट्स हैं जिनका जिक्र है, और इसके साथ साथ 6 विकेट्स और हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए दोनों टीमें। भारत की टीम 24 तारीख को जो है यहां से निकलेगी, 25-26 तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से डायरेक्ट आएगी। वो एनसीए जो है इधर लाहौर में, वहां से वो निकल चुके हैं और आयरलैंड के साथ पहला मैच खेल चुके हैं। तो अब नजरें जो है वो जो सबसे मेजर टाकरा है वो इस मैदान पर होगा, और इसलिए आज इस मैदान की बात करेंगे। इस मैदान को किस तरीके से तैयार किया गया, क्या विकेट वहां पर देखा गया है। इसके अलावा, विकेट के अलावा हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो होगा कि अगर आप जा रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट से कोई जा रहा है या दुनिया के किसी कोने से कोई भी जा रहा है, तो वो किस तरीके से वहां पर अपना जाना, अपना ट्रैवल, अपना रहना, अपना खाना पीना, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसकी जो सिक्योरिटी होगी, उससे वो किस लिहाज से पुख्ता कर सकता है, यानी वो किस तरीके से बेहतर तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं वकार भाई। मैं सबसे पहले तो मतलब तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने इनका काम देखा, मुझे बहुत उम्दा लगा। डेडिकेशन देखी कि एक इंजीनियर होने के अलावा, हालांकि हम हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों में, बांग्लादेशियों में, श्रीलंकन में कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर हमेशा कहीं ना कहीं होता है। हम इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बाद में बनते हैं। पहले अगर कोई पूछे 6-7 साल, 10 साल की उम्र में कि हमारा पहला सपना क्या है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिकेट के आसपास जरूर जन्म लेता है। उसके बाद या तो माँ बाप के कहने से उसकी हत्या हो जाती है, या हमें खुद पता होता है कि हम शायद उस काबिल नहीं है कि हम क्रिकेट खेल सकें। तो CLNJ क्रिकेट लीग न्यू जर्सी में भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रेसेंट एक क्लब है, क्रिकेट क्लब है, उसके लिए भी खेल चुके हैं और खेल रहे हैं अभी भी क्रिकेट लगातार। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वकार भाई से जैसे ही सोशल मीडिया पर बात हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम बहुत लंबे समय से इस वीडियो को करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली हमें मौका मिला है। वकार भाई, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? और बहुत जबरदस्त काम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल व्यूअर्स को। हम ठीक है, और थैंक यू फॉर कांटेक्टिंग मी एंड आई एम हैप्पी टू गिव यू माय इनपुट। और आपको बताऊंगा ग्राउंड के बारे में और क्रिकेट का जो सीन है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी लोगों को चाहिए, आपके व्यूअर्स को चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों को इस वीडियो के अलावा अगर आपको डिटेल्ड इस चीज के बारे में जानना है कि ये इस ग्राउंड का जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आगे बढ़ा, इस ग्राउंड ने किस तरीके से अपना सफर तय किया, इसकी यात्रा कहां से शुरू होती है, जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, किस तरीके से उस इलाके के इर्द गिर्द नसाउ काउंटी के लॉन्ग आइलैंड जिसे हम कहते हैं उसके अंदर फिर आप जाएं नसाउ काउंटी। और मैंने वकार भाई के वीडियो में ही देखा कि ये कम से कम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। जो करीबन 1 महीने पहले का जो वीडियो है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि कैसे मैनहट्टन से करीबन 30 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है। एक सबर्ब्स जिसे आप कहते हो कि जो मेन डाउनटाउन होता है उससे ये थोड़ा सा दूर का इलाका पड़ता है, थोड़ा सा हटकर है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो उन वीडियोस को देखने से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको, अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, खाने पीने के मामले में, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं खाने को लेकर के। अगर हम वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, हलाल चाहिए, जो भी चाहिए, जिस भी तरीके की चीजें चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से बताया भाई ने। तो ये जो आप ऊपर नाम देख रहे हैं, रोमिंग विद वकार, ये उनके यूट्यूब चैनल का भी नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़कर जरूर देखिए और आपको बड़ा जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और नरेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये उनकी हॉबी है। मैं तो ये चाहूंगा वकार भाई को कहना कि बहुत देर ना करें अपनी इस हॉबी को फुल टाइम बनाने में, और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे। वकार भाई, शुरू करते हैं इस चीज को लेकर के कि ये जर्नी कैसी रही। पहले तो मुझे वो मजेदार वाकया लगा जब आप ड्रोन शॉट उड़ा रहे थे ग्राउंड के ऊपर, और फिर आपका जो है वो ड्रोन, जब बाहर सिक्योरिटी वाले ने आकर बोला कि भाई क्या कर रहे हो, क्या क्या है पूरा किस्सा बताओ थोड़ा सा।
वो कभी कभी आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर लेते हो, ठीक है। तो अब अमेरिका में ड्रोन उड़ाने को वो थोड़ा सा आपको इजाजत लेनी पड़ती है। और जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, ये ग्राउंड जो है कि पब्लिक पार्क में है, जिसको आइजनहावर पार्क कहते हैं, पब्लिक पार्क में यूजुअली आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। लेकिन हम देसी हैं, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टाकरा होने वाला है। तो मैंने ड्रोन उड़ा लिया। ड्रोन में उड़ा रहा हूँ, और चूंकि आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं काफी नीचे पिच के पास लेके गया हूँ, और एक पॉइंट पे तो मैंने इसको पिच पे लैंड भी करवा दिया था, क्योंकि मुझे देखना था कि ये ड्रॉप इन पिचेस कैसी है। यहाँ पे बारिशें बहुत होती है। सबसे पहली बात ये थी कि उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पिच कवर्ड नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैंने जाके ड्रोन को नीचे उतारा। मैंने कहा यार ये शायद ये अमेरिकन भाइयों को पता नहीं है पिचेस को कवर करते होते हैं, आई डोंट नो। सो फिर मैंने उसको नीचे उतारा, तो उधर से सिक्योरिटी वाले मैं झाड़ी, अगर आपने वीडियो में देखा हुआ, तो मैं एक झाड़ी के पीछे उसको उड़ा रहा था। ही फाउंड मी। उसने कहा कि भाई ये अपना ड्रोन फौरन उतारो और ये वीडियो डिलीट करो, ठीक है। तो और आप अंदर गए, दिस इज ट्रेसपासिंग, और आपको नहीं करना चाहिए था। बस बहरहाल मैंने ड्रोन तो उड़ा दिया। ड्रोन उड़ाते ही फिर मैं वहां से वॉक कर गया। उसने भी इतनी जहमत वैसे नहीं की कि वो मेरे पीछे आया और ही कैन मेक श्योर कि वो वीडियो डिलीट करे। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं लोगों को दिखाऊं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि पिच कैसी होगी, ग्राउंड कैसा होगा। मुझे एक्चुअली लोगों को छोड़े, खुद भी थी, मैं खुद भी तो क्रिकेट का शौकीन हूँ ना। तो बचत हो गई मेरी। उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसने कहा जब ग्राउंड, अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने ड्रोन शॉट के बाद मैं ग्राउंड से थोड़ा दूर चला गया था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि डोंट बी अराउंड द प्रेमिसेस एनीमोर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए, आपने वो वाले सर्फेसेस को भी देखा, वो जो बाहर वो पैकिंग कर रहे थे, और आपने बोला ये बड़ा वैसा सा लग रहा है, रफ सा लग रहा है, आउटफील्ड को लेकर के ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्लगिशनेस रहे। ये जो विकेटें आई हैं, आपने वो बड़ा क्लोज शॉट भी रखा है विकेट्स का, कि जो 4 विकेट्स उन्होंने पूरी तरीके से कवर कर रखी हुई हैं, और जिस तरह की चीजें, क्या था वो सब क्या था? वो एक मैटिंग थी, मैटिंग के ऊपर ग्रास था, जिसको कम से कम वो जमीन में जाएगा, फिर करीबन कांटेक्ट में आएगा नेचुरल जो ग्रास है, और 3-4 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ है? सो पहले पिच के सवाल का जवाब देता हूँ। पिच तो ड्रॉप इन पिच है, ठीक है, और उस पर बहुत ज्यादा ग्रास मुझे लग रही थी, ठीक है। वो आपने वीडियो में भी देखा है, बहुत सारी ग्रास लग रही थी, और मेरे ख्याल से दैट्स हाउ इट इज इनिशियली। को 3-4 हफ्ते बाद उसको रोल करते रहते हैं, और वो ग्रास फिर गायब होती जाती है, और जस्ट बिफोर द मैच वो ग्रास काट देते हैं। तो वो तो पिच है। लेकिन जो इर्द गिर्द का जो एरिया है, ठीक है, उनमें उन्होंने ये किया है कि जो लोकल ग्रास होती है, आप एक फर्क जाने कि जो लोकल अमेरिकन और नॉर्थ ईस्ट की जो ग्रास है, वो कोल्ड वेदर की ग्रास होती है, वो थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। और मैंने देखा कि वहां पे वो सॉड लेके आए थे। सॉड, वो ग्रास जो होती है ना, वो एक्चुअली वो क्या करते हैं, उसको उगाते हैं, ठीक है, और फिर उसको नीचे से स्क्रैप करके उसको कालीन की तरह रोल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ला के वो आप घरों में या ग्राउंड में ला के उसको जो कच्ची मिट्टी होती है उसके ऊपर ला के उसको बिछा सकते हैं। तो उन्होंने ये काम किया हुआ है। अब जब ग्रास को, उन रोल्स को मैंने करीब से देखा, तो वो तो लोकल ग्रास लग रही है मुझे। देखे, मैं पाकिस्तान में भी मैच देखे हैं, ग्रास देखी है ग्राउंड्स की। इस तरह मैंने लॉर्ड्स में देखा है, ठीक है। लॉर्ड्स में वो डिफरेंट ग्रास होती है। ये वाली ग्रास मैं इसलिए कह रहा था कि ये बहुत हैवी होगी, ये क्योंकि एक तो लोकल ग्रास है, नॉर्थ ईस्ट यूएस की ग्रास है, कोई स्पेशल ग्रास नहीं है क्रिकेट वाली, और वो बहुत हैवी होती है जो हमारी लोकल ग्रास होती है। फिर उसको पानी भी देना पड़ता है, और वो जो रूट्स पकड़ने में उसको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। मैंने घर में भी उगाई हुई है वही वाली, ठीक है। एक टिपिकल ग्रास होती है, आप उसको स्टोर से लेके आते हो, बिछा देते हो, और फिर उसको पानी देते रहते हो, और हिट एंड मिस होता है बाय द वे, कभी कभी वो उगती भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी होता है। तो इसलिए मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने ये काम किया हुआ है उसके साथ। उसको प्रॉपर ग्रास उगानी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ग्रास सॉड भी लगानी है, तो सॉड भी लोकल ग्रास नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल से ग्रास जब उगेगी ये बहुत हैवी होगी, और आउटफील्ड स्लो होगा, क्योंकि मैच इज लाइक इन व्हाट, लाइक 4 वीक्स नाउ, ठीक है, पहला इंटरनेशनल मैच। सो इसलिए थोड़ा कंसर्न था मुझे उसमें, और अभी भी है कि यार ये इधर स्कोर नहीं बनना। हाँ, बाउंड्रियां छोटी है, जैसे वीडियो में आपने देखा है, तो शायद दैट विल कॉम्पनसेट फॉर इट। कितना होगा? 50-60 मीटर होगा, 50-60 मीटर, इससे ज्यादा नहीं लग रहा है। 55-60, 60-50 समथिंग लाइक दैट। जो ग्राउंड की शेप है वो ओवल है,
ٹھیک ہے, اور جو فرنٹ اور فرنٹ کی باؤنڈریز آپ دیکھ لو جو پچ کے سامنے ہے وہ چھوٹی ہے, وہ میرے خیال سے 60 ایش کے آس پاس ہے. لیگ کی باؤنڈری تھوڑی بڑی لگ رہی ہے, وہ ہوگی 65 to 70. اب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں تو پاکستان کے پلیئروں کو اس میں فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ورسٹل. اگر آپ رضوان دیکھ لیں, رضوان تو لیگ کی شاٹ مارتا ہے, بابر بھی اسکوئر آف دا وکٹ کھیلتا ہے, لیگ پہ بھی اور آف پہ بھی. اسٹریٹ شاٹ اس کی اتنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن انڈین جو پلیئرز ہیں وہ ہر طرف کھیلتے ہیں, جیسے کوہلی ہے, تو وہ انڈیا کے ایڈوانٹیج میں جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے ڈیموگرافک اور چھوٹا گراؤنڈ ہے. آپ اندر جاتے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ تو چھوٹا ہے یار. آپ کو ایز اے کرکٹ فین, ایز اے کرکٹ جس نے کرکٹ اسٹیڈیم میں دیکھی, آپ امیڈیٹلی یو کین سی او یار یہ تو چھوٹا ہے, یہ تو چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے یہ بتائیے, موسم کیا رہنے والا ہے اس وقت پر, کیونکہ وکٹ میرے خیال سے فریش ہوگا کیونکہ ابھی آیا ہے, جو بھی اس کا نیچر ہوگا وہ بال گرنے کے بعد مینلی پتا چلے گا, بٹ وکٹ کم سے کم بنا ہے, مطلب ایک فرسٹ ہینڈ وکٹ ہے, سیکنڈ ہینڈ وکٹ نہیں ہے. ایسا نہیں وکٹ ہے کہ بہت زیادہ کھیلا ہوا ہوگا جب یہ دونوں ٹیمیں, میں اسپیسیفکلی انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صبح کسی طریقے کا کوئی ڈیو کا کنسرن, کوئی مطلب موئسچر رہے, تھوڑا سا پانی زیادہ رہے سرفیس پہ, یا ہلکا سا وہ جو نمی ہم کہتے ہیں یہاں پہ شبنم جسے کہتے ہیں, کہ ڈیو اگر رہے گا رات کا پڑا ہوا جو, اور صبح کے وقت میں اگر موئسچر کی بات کریں تو یہ کچھ دیکھنے کو ملے گا اس وقت پہ. اس اگلے ایک مہینے بعد کیا ٹیمپریچر رہنے والا ہے وہاں پر؟ اگلے ایک مہینے بعد ٹیمپریچر ہوگا آئی تھنک اٹس گونا بی لائک 70-ish, رائٹ, فارن ہائٹ کی بات کر رہا ہوں, 30-ish ہوگا, ٹھیک ہے, 30 ڈگری سیلسیس. ہم یہاں پہ جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو جون میں صبح صبح ڈیو ہوتی ہے, اور امریکہ میں نیو جرسی میں, نیو یارک تو اتنا دور نہیں ہے, ٹھیک ہے, ساتھ ہی ہے, ہم ادھر بھی کھیلا ہوں میں, تو صبح ڈیو ہوتی ہے, صبح بال بھی سوئنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈراپ ان پچز ہیں, اور ڈراپ ان پچز ٹھیک ہے آسٹریلیا سے لے کے آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جب ڈراپ ان پچز جو ہوتی ہے نا, وہ بیشک آپ آسٹریلیا سے لے کے آؤ, وہ فوراً ہی اڈاپٹ کر لیتی ہے جس جگہ پہ وہ اس نے بچنا ہے. یہاں پہ ٹریڈیشنلی باؤنس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. امریکہ میں ڈراپ ان پچز اور جگہ پہ بھی لوگوں نے لگائی تھی, آسٹریلیا سے ہی لائی تھی, لیکن اس میں باؤنس نہیں تھا. اس لیے میں نے ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ باؤنس زیادہ ہوگا, سب کانٹیننٹل ٹائپ باؤنس ہوگا میرے خیال سے. اور دوسرا آپ نے موسم کی بات کی, تو یہاں پہ اس وقت بارشیں بہت انیوژلی ہائی ہو رہی ہے. آج بھی, کل بھی بارش بہت زیادہ تھی, اور اس دفعہ ہائی, اور جون میں کبھی I don't know, یہ ہو سکتا ہے. اس لیے تو آئی ایم ریلکٹنٹ, میرے کچھ دوست ریلکٹنٹ ہے کہ وہ ٹکٹ لے لے, کیونکہ ٹکٹ ہے بھی بہت مہنگا. اٹس گوئنگ فار $1,800 to $2,400 رائٹ ناؤ, جو سب سے لوئسٹ کیٹیگری ہے. ایک تو مل نہیں رہا, اور اگر آپ اس کو ticketmaster.com اس ویب سائٹ سے جا کے لینے کی کوشش کرے تو یہ ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یار, مجھے لگتا ہے کیونکہ جون میں مجھے یاد ہے پچھلے سال کبھی کبھی 2-3 سال بعد ایسا سیزن آتا ہے نا کہ بارشیں بہت ہوتی ہیں نیو یارک, نیو جرسی میں کرکٹ کے سیزن میں, اور دس از دیٹ سیزن. وی تھنک کہ اس سال بارشیں بہت ہوں گی, سو یو نیور نو. آپ نے $1,800 کا ٹکٹ خریدا, $1,800 کا, اور پھر اس دن بارش ہو جائے ادھر. $1,800 بھارت میں, مطلب اس کی قیمت ہوگی قریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس. 1.5 لاکھ روپے کا سب سے لوور لیول کا ٹکٹ جو کہہ رہے ہیں, انٹری لیول ٹکٹ ہے, جو آپ کو سب سے پیچھے کی سیٹ دی جائے گی یا پھر سب سے نیچے کی سیٹ دی جائے گی, وہ قریباً 1.5 لاکھ INR کا ہے. پاکستان میں یہ اور مطلب آگے بڑھ جائے گا آنکڑا. اس میں مجھے یہ بھی بتائیے تھوڑا سا کہ یہ ٹکٹ کو لے کر کے کیا ہے, کیونکہ انڈیا میں مجھے میرے ایک متر رہتے ہیں لنڈن میں, وہ انڈیا پاکستان کا کوئی میچ نہیں چھوڑتے. وہ میلبرن میں بھی آئے تھے, اور پہلے انہوں نے لنڈن سے دہلی کی فلائٹ لی, پھر دہلی سے میلبرن کی فلائٹ لی. ایسے لوگ جو جن میں بالکل انڈیا پاکستان کا, جسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ بالکل کیڑا ہے, بالکل جنون ہے جن میں, کہ بھائی دنیا کے کسی کونے میں ہوگا, انڈیا پاکستان تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے مجھے بتاؤ سر کہ کہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں, اگر کوئی لنک ہے, کوئی آپشن ہے, کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی آدمی ہے جس کا نمبر آپ دے سکو؟ یوزلی اب آئی سی سی کی ویب سائٹ پہ تو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم ساروں نے اس میں, آپ کو پتا ہے پہلے ریفل ہوا تھا, میں نے بھی 4-5 اکاؤنٹوں سے ریفل میں حصہ ڈالا, میرے دوستوں نے بھی ڈالا, کسی کو ٹکٹ نہیں ملا. سو آئی ڈونٹ نو سنگل پرسن کے کسی کو ٹکٹ ملا ہو. بائی دا وے, آپ نے اگر ٹکٹ لینا ہے آئی سی سی کی ویب سائٹ سے نہیں ملے گا. آپ کچھ ویب سائٹ جیسے ticketmaster.com ہے, ایک آدھ اور ہے. سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کو گوگل کر لو, ٹھیک ہے. یوزلی جو ریلائبل ہوتی ہے, جیسے میں کبھی ٹینس کا بھی ٹکٹ لیتا ہوں نا, US اوپن ادھر ہوتا ہے نیو یارک میں, تو میں ticketmaster.com سے لیتا ہوں, وہ بھی سولڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو ticketmaster.com پہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جا کے کہہ دیں وہ ٹکٹ ان کو اگر مل جائے اور they don't wanna go, وہ اس پہ ڈال لیتے ہیں, اور لیکن پھر وہ اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے.
ठीक है। हाँ, तो हाँ, आईसीसी डायरेक्टली उन्होंने मेरे ख्याल से खरीदा होगा 500 का, 600 का खरीदा होगा आई थिंक, और अभी वो उस पे डबल कमा रहे हैं, ट्रिपल कमा रहे हैं। यस। अच्छा, इसमें इसमें मुझे ये भी बताइए किस किस रेंज तक है प्राइस इंडिया पाकिस्तान की टिकटों का? ये शुरू हो रही है $1800 से, कहां तक जा रही है फिर? अच्छा, इसमें जो ticketmaster.com पे अगर आप जाए, वहां से मुझे चीपेस्ट दिखाई दी है, तो वो उस पे जो प्राइस लिखी हुई है वो 1400 to 1500 लिखी हुई है, लेकिन फिर उनकी अच्छा, टैक्स होता है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। फिर उनमें गॉट टैक्स वगैरह मिला के और उनका कमीशन मिला के वो तकरीबन 1800 to 2400 तक चला जाता है। दैट्स द लोएस्ट आई हैव सीन। हाँ, अच्छा, इसमें इसमें अब इसमें जो एक मेन सवाल है, क्या किस तरीके से ये जो बिल्ड इन हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, अगर मुझे आप थोड़ा सा बताएं। स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार लग रहा है अगले 1 महीने में, क्योंकि जो आपका पिछला वीडियो मैंने देखा था उसमें बड़े स्पेक्टिकल थे हम भी इन चीजों को लेकर के कि वो एक डाउट था कि भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड देन जो आपका ये वाला वीडियो देखा, उस वीडियो में फिर भी थोड़ा सा जान में जान आई कि चलो यार आउटफील्ड बिछी हुई दिख रही है, विकेट लग गई है, चेयर्स लग रही हैं पूरी तरीके से तैयार। तो ये जो प्रोसेस आपको लग रहा है, बाहर पार्किंग की क्या सुविधा होने वाली है, अंदर स्टेडियम पूरा तैयार हो चुका है? अच्छा, ये जो ग्राउंड था, ये आइजनहावर पार्क था, इसमें ऑलरेडी क्रिकेट की पिच थी। मैंने पहली वीडियो में, 1 महीना वीडियो में वो दिखाई भी थी वो पिच, और उधर खेलते थे। फिर उन्होंने उसको खोद के सारा मट्टी निकाल के नई मट्टी डाल के उसको नए वो बनाने शुरू किए, और जब मैंने 1 महीना पहले इसको देखा तो ग्राउंड वाज हार्डली 15 to 20% कंप्लीट। अभी इस दफा ठीक मैं है, किया हूं तो आई थिंक इट्स 65 to 70% कंप्लीट। ठीक है। ठीक है। जरा मुझे भी थोड़ी हैरत हुई कि बड़ी तेजी से उन्होंने सीटें लगाई हैं। स्ट्रक्चर आप हाँ, उस ग्राउंड का देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कुछ सेफ नहीं लग रहा हो। ठीक है, वी कैन रिलाई, क्योंकि जिस तरह स्कैफोल्डिंग पे खड़ा है ना, मेरा ख्याल था कंक्रीट के स्टैंड्स होंगे, लेकिन वो हाँ, कंक्रीट की नहीं है, वो एल्यूमिनियम के स्टैंड है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपने चेयर्स रखती हैं। ठीक है, इसी ओके, तरह और आई डोंट नो, और यूजुअली ये पाकिस्तान और इंडिया का जो क्राउड होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। तो ये यस, ना हो कि पूरा आपका स्टेडियम, सो मुझे, लेकिन ठीक है, उन्होंने ये पहले ट्राई किया हुआ है कहीं पे, मेरे ख्याल से कोई स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन की होगी उसकी, ऐसे नहीं डाला होगा। तो इट शुड बी सेफ। जो पवेलियन का एरिया आपने देखा वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ उसका स्केलेटन इस वक्त खड़ा है। उन्होंने स्पायर की दीवारें वगैरह लगा दी हैं, और उसमें अभी भी मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। हाँ, जहां तक ग्राउंड का है, तो ग्राउंड तो हो जाएगा। ठीक है, हैवी ग्रास होगी, आउटफील्ड स्लो होगी, पिच डल गई है, और जो मेन स्टैंड है उसमें भी सीटें हैं, तो स्पेक्टेटर्स बैठ जाएंगे। ग्राउंड पे जो फील्ड है वो भी ठीक हो गया है, आपकी 4 पिचें भी डल गई हैं, लेकिन 4 पिचों का ये भी मसला है, उधर 8 मैचेस हैं। इसका मतलब है कि पिचें ओवर यूज होंगी। हाँ। सॉरी, अपोलोजाइज, मुझे थोड़ी खांसी लग गई है तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो इसको काट देना भाई, खांसने को। हाँ, नहीं, कोई नहीं। तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, बट एवरीथिंग वुड बी राइट इन टाइम। ये नहीं होगा कि उसको थोड़ा टाइम आप दे देंगे सेटल होने में चीजों को। कोई नहीं, नो I'm इश्यूज, sorry. नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। I'm sorry. So I hope I answered your question, by the way. या, यू आंसर्ड। अब मैं पार्किंग के बारे में पूछ रहा था, बाहर पार्किंग को लेकर के भी आपने बताया, या उसके बारे में? अच्छा, पार्किंग ग्राउंड पे जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ ज्यादा नहीं है, और जो पार्क का हिस्सा है, कुछ इसके पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। ठीक है, काफी, जितना स्टेडियम है उतना ही पार्क भी है साथ में। लेकिन वहां पे लोकल्स पार्क नहीं करने देंगे, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। वहां पे क्योंकि ये हो सकता है ना, ये इंडिया पाकिस्तान में तो क्रिकेट का बहुत क्रेज है, तो वहां पे पार्क का कोई नहीं है, बस कर लो पार्क, इधर नहीं करने देंगे। जो पार्किंग का छोटा सा एरिया है, जिसको मैंने एक ड्रोन शॉट में दिखाया भी है, उसमें हार्डली, मैंने तो वीडियो में कहा 1000 आ सकते हैं, मेरे ख्याल से 1000 क्या, 200-300 से ज्यादा नहीं आ सकते। हाँ, इर्द गिर्द अगर इन्होंने जगह ले ली है, ठीक है, तो उधर ये बात याद रखें कि ये लॉन्ग आइलैंड है। अब न्यूयॉर्क सिटी जो होता है ना, उसमें वॉकिंग डिस्टेंसेस, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई चीज नहीं है तो आप सबवे ले लो, हर जगह पे स्टेशन हो, हर स्ट्रीट में स्टेशन होगा, हर दूसरे स्ट्रीट में, तो इट्स इजी टू ट्रैवल। लॉन्ग आइलैंड में इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल। तो अगर ग्राउंड से थोड़ा बाहर पार्किंग है ना, तो देन यू आर इन ट्रबल, बिकॉज़ देन यू हैव टू वॉक, अनलेस के ये कोई शटलिंग का कोई प्रोग्राम बना ले, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कोई शटल्स वगैरह होंगे जो कि लोगों को पार्किंग से ग्राउंड में ड्रॉप ऑफ कर लेंगे। तो प्रॉब्लम पार्किंग का बड़ा सीरियस होने वाला मेरे ख्याल से।
ठीक है, इसमें जो आपने यही सबवे की बात की, अगर यहाँ पर सबवे नहीं है तो यहाँ पर क्या कोई और, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में मेट्रो बहुत पॉपुलर है, लंदन में ट्रैम्स बहुत पॉपुलर है, वहां पे कोई और, मेलबर्न में भी मैंने देखा है, मेलबर्न में जब हम थे तो मेलबर्न में तो इंटरसिटी तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं से भी चढ़ जाओ कहीं उतर जाओ, इंटरसिटी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, तो वहां पर भी जो है वो ट्रेन सर्विसेज हैं। यहाँ पर कोई ऐसी लॉन्ग आइलैंड या फिर ये जो नसाउ काउंटी है, यहाँ पर ऐसी कुछ सर्विसेज हैं लोगों के लिए जो जिसमें वो कम्यूट कर सके? ये बसेस चलती हैं, ठीक है, लेकिन बसेस जो है ना वो इस तरह नहीं है, आपको काफी देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट मेन न्यूयॉर्क सिटी से बाहर है। इधर जो ट्रेन की सर्विस है वो बहुत अच्छी है, जिसको LIRR कहते हैं, लेकिन LIRR फ्री नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। आपको आम सा टिकट भी है ना वो $20 से $30 में मिलेगा। दूसरा उसका जो वो होता है वो इतना फ्रीक्वेंट स्टॉप्स नहीं होते, या इतनी फ्रीक्वेंटली वो ट्रेन आती नहीं है। इसके बिल्कुल पास में ही है LIRR के स्टेशन, बाय द वे, इस ग्राउंड के पास, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। स्टेशन का क्या नाम है? यही नसाउ काउंटी? सो नासाउ काउंटी जो है वो लॉन्ग आइलैंड का हिस्सा है ना, लॉन्ग आइलैंड में काउंटीज हैं, और इसमें एक काउंटी जो है वो नासाउ काउंटी है, लेकिन जो इसकी ट्रेन सर्विस है उसको कहते हैं LIRR, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड। ओके ओके ओके। और जो भाई आ रहे हैं ना, तो उनको गूगल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे ना, तो अच्छी बात है, आई एम श्योर इंडिया में भी इस तरह होगा, जब आपको जो LIRR की वेबसाइट है ना, वो पूरा ट्रिप आपको प्लान करके दे देगी कि यहाँ से ये स्टेशन पकड़ो, वहां से ये स्टेशन पकड़ो। तो LIRR.com पे जाएं और वहां पे अपना ट्रिप प्लान करें, जहां से आप आ रहे हैं ना, तो उसके मुताबिक उसको प्लान कर लें, लेकिन कीप इन माइंड कि रश बहुत होगा, ठीक है, बहुत रश होगा। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपका मैच का कोई हिस्सा जो है ना वो आपसे स्किप ना हो जाए। हाँ, एक मुझे थोड़ा सा इसका ये मोटा मोटा हिसाब बताइए इसका। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क में? हाँ जी, बिल्कुल है। तो वो JF कैनेडी एयरपोर्ट पे जब आदमी उतरेगा, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो हिंदुस्तान से आए, वो इंग्लैंड से आए, वो ऑस्ट्रेलिया से आए, वो कहीं से भी आए, कनाडा से आए, क्या एक प्रॉपर रूट क्या होने वाला है? जॉन एफ कैनेडी से आप आए, वहां से आपको किस तरफ, मैनहट्टन की तरफ आना है, किस तरफ आना है आपको? नहीं, मैनहट्टन की तरफ आपको नहीं आना। मैनहट्टन तो अब आप देख लें कि मैं कैमरे की तरफ हाथ करता हूँ, ये अगर मैनहट्टन है ना, तो जॉन एफ कैनेडी जो एयरपोर्ट है वो इधर है, क्या मैं इधर कर लेता हूँ, वो इधर है, सॉरी, इधर है, ठीक है, इधर है, और आपका जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड इधर है। अच्छा। सो आपको पूरा जो मैनहट्टन है ना, इसको स्किप करोगे आप। अगर मैनहट्टन के थ्रू आपको गुजरना पड़ गया ना, तो आपके 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, ठीक है। अच्छा, तो आप जब जॉब में, ट्रैफिक जैम है? हाँ जी, बहुत, वहां तो हर वक्त ट्रैफिक होती है, परपेचुअल ट्रैफिक है। आप एक ब्लॉक में भी 1 घंटा फंस सकते हो। तो अगर आप जॉन एफ कैनेडी पे उतरो, तो आप सीधा जो है ना ग्राउंड की तरफ आ सकते हो, वो क्योंकि क्या रूट लेना पड़ेगा, किस जगह को बोलना पड़ेगा? यही लॉन्ग आइलैंड बोलना पड़ेगा, नसाउ काउंटी बोलना पड़ेगा, मतलब कैब ड्राइवर्स को अगर आप बोलना चाहते हो, या आप वहां से कोई सबवे लेना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? आप सबवे के थ्रू भी LIRR से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सबवे न्यूयॉर्क का सिस्टम है ना, वो LIRR के साथ कनेक्ट होता है अंडरग्राउंड। एक आध स्टेशन आप सबवे की, जब आप ट्रिप प्लान करोगे ना सबवे के थ्रू या LIRR के थ्रू, वो आपको रास्ता खुद ही प्लान करके बता देगा कि यहाँ पे स्टेशन पे जाओ, JFK से जाओ, सबवे लो, ये वाली ट्रेन लो, या जो जॉन एफ कैनेडी का एक स्पेसिफिक उसकी अपनी एक एक्सप्रेस ट्रेन भी होती है, वो लो, स्टेशन पे उतरो, फिर वहां से जो है ना LIRR के साथ कनेक्ट करो, फिर इधर से उधर उतरो, वो आपको बता देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उबर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो मेजर एयरपोर्ट है ना, वहां पे टैक्सी और उबर बहुत आसानी से। कितना पैसा पड़ेगा? कितना पैसा पड़ेगा मोटा मोटा? मेरे ख्याल से आपको कुछ $40 के आसपास लग जाएगा। $40 के आसपास आप बता रहे हो, मतलब इंडिया की करेंसी के हिसाब से 2400 रुपए के करीब आपको देना पड़ जाएगा। 2400 इतना लग जाएगा, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है ना, तो कभी कभी जब आप ट्रैफिक में फंसते हो, तो उबर वाला और टैक्सी वाला आपको ट्रैफिक में डिले को भी चार्ज करता है ना, तो ये भी आप देख लें कि किस टाइम आप आ रहे हैं, और अगर डिले है तो जस्ट गिव इट लाइक स्पेस ऑफ लाइक $5 to $10 more, सो $40 to $50 आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसमें मुझे ये भी बताइए कि अगर कोई वहां पर आ रहा है, तो दो चीजें जो और इम्पोर्टेंट हो जाती है हम इंडिया पाकिस्तानी या किसी भी लोगों के लिए, रहने और खाने का क्या 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 व्यवस्था है वहां पर? मतलब कहाँ आदमी को थोड़ा सा ज्यादा, सब कॉन्टिनेंट वाले लोगों को ज्यादा अपने तरीके का खाना मिल पाएगा, देसी खाना जिसे हम कहते हैं। मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, आपने अपने वीडियो में बताया था
कि एक वहां पर स्पेसिफिक जगह जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ फूड बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। खाने का बताइए और रहने का बताइए कि कहाँ पर इकोनॉमिकल, अगर हम इसको देखें, वैसे तो अगर कोई अमेरिका आ रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में सोचेगा, फाइनेंस के बारे में सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई बजट ट्रैवल करना चाहता है और वो चाह रहा है कि भाई फ्लाइटों के पैसे तो आप नहीं बचा सकते, आप रहने और खाने में पैसे बचा सकते हो, तो क्या कुछ रास्ते हैं? हाँ, आप एक काम करें, जिन्होंने आना है ना, तो मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि अभी से वो जो है ना लॉन्ग आइलैंड में ही कोई अपना होटल ढूंढ ले। ठीक है, अगर आप न्यूयॉर्क में ढूंढेंगे या न्यू जर्सी में ढूंढेंगे तो वो थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा, प्लस द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू द ग्राउंड, ठीक है, वो Yes. ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप उधर ही रहें। जहां तक खाने की बात है, लॉन्ग आइलैंड में सब मिल जाएगा। लॉन्ग आइलैंड में इतना देसी है ना, आप ईंट उठाओगे वहां से कोई देसी निकल आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा देसी वहां पे। ठीक है। हर दूसरा बंदा, इवन के कुछ ऐसे ऐसे नेबरहुड्स हैं लॉन्ग आइलैंड में कि जहाँ पे कोई गोरा नजर आ जाता है तो हम कहते हैं फॉरनर आ गया। ठीक है। हाँ, तो उस खाने का कोई मसला, जहाँ पे देसी होता है वहां पे खाने होते हैं। तो इसके पास ही एक जगह, जैसे मैंने आपने भी जिक्र किया, हिक्सविल कहते हैं उसको, हिक्सविल करके। या सबसे आसान तरीका यह है कि आप जब लॉन्ग आइलैंड पहुंचे ना, तो आप गूगल में डालिए वेज रेस्टोरेंट नियर मी, और अगर आपने वेज खाना है, या इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, गूगल आपको फिर देखना क्या देता है वो। और रेस्टोरेंट्स टिपिकली इस ग्राउंड से हार्डली 15 to 10 मिनट्स हैं, ज्यादा दूर नहीं है। एक रेस्टोरेंट जो गाड़ी से वॉक नहीं, लॉन्ग आइलैंड है तो वॉक नहीं चलेगी, गाड़ी आपको करनी पड़ेगी, उबर करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर होता तो फिर तो वॉक होती या सबवे होता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि लॉन्ग आइलैंड है, अमेरिका की डायनामिक्स यही है ना कि जब आप बड़ी सिटी से निकलते हो, ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, तो फिर आपको गाड़ी चाहिए, वो क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं फासले। ठीक है, ठीक है। इसपे जैसा मैंने कहा कि रहने का आपने बता दिया, खाने का आपने बता दिया, टेम्परेचर को लेकर के आपने बता दिया, ट्रैवल को लेकर के आपने बता दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर सब कॉन्टिनेंट से कोई आ रहा है तो पर्टिकुलर उस वक्त पर, जैसे आपने वेदर बताया, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, बीच का समय रहेगा। बीच का समय रहेगा, लेकिन अब एक और बात भी है, हम जैसे जो एक्लामेटाइज हो चुके हैं यहाँ के वेदर के, हमें वो धूप कभी तेज लगती है। ठीक है, वो जून की। तो जो इंडिया पाकिस्तान से आ रहा होगा वो तो कहेगा यार इतनी जबरदस्त धूप है। तो मेरे ख्याल से कोई कंसर्न धूप का नहीं होना चाहिए, गर्मी का नहीं होना चाहिए, बड़ा ही टेम्परेट खूबसूरत वेदर होगा। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। जाते जाते मुझे एक दो चीजें और बता दीजिए बस, इस ग्राउंड के पास वापस आते हैं। क्या लग रहा है आपको, अगर मैं मैच के हिसाब से पूछूं, आपको इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से पूछूं, आप क्रिकेट खेलते हो, आप आउटफील्ड के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, विकेट के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, क्या लग रहा है आपको इस मैच के बारे में? पाकिस्तान क्या इस वक्त पर कमजोर क्रिकेट खेल रही है T20 की? आपको लग रहा है इंडिया का भी अगर टॉप ऑर्डर अगर आप देखो तो कोई उस पर भी डाउट्स हैं? वो भी धीमा खेला है पिछले कुछ समय में। रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। विराट कोहली तो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको पता नहीं कुछ अलग ही होता है कि आज मैंने अपनी जिंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेलनी है। मैं मेलबर्न में था, जो आपने वो सीटें हिलने की बात की, मेलबर्न की बालकनी हिल रही थी जब वो छक्का पड़ता है हारिस रऊफ पे, वो फील हो रहा था, वो शेक फील हो रहा था, और मुझे लगा ये कहीं नीचे ना गिर जाए। और अगली बॉल पे विराट कोहली ने फिर छक्का मार दिया, मेरे को लगा अब तो गए हम नीचे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से देख रहे थे। अच्छा, तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला था, और मैं बैठा भी पाकिस्तानियों के ऑलमोस्ट 40-50 पाकिस्तान से लोग बैठे हुए थे। और जो बारिश का फैक्टर आपने बताया, मैं पल्ले किले में भी था अभी जब शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से 2 आउट कर दिए थे एशिया कप में, तो वहां पर भी मैंने देखा बारिश का फैक्टर, बारिश उस मैच को भगा ले गया। फिर कोलंबो में जो मैच हुआ उसमें भी बारिश हुई। मेलबर्न में जो मैच होना था उसको लेकर के भी रेन की प्रेडिक्शन थी। यहाँ पर आपने भी बोल दिया कि मौसम उस तरीके का ही रह सकता है कि भाई बारिश हो सकती है इसमें। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इन सब चीजों को देखते हुए, बारिश, करंट फॉर्म, विकेट, क्या लग रहा है कौन सी टीम आगे है? यार मुझे थोड़ा सा ये है, देखो मेरी तो ख्वाहिश है कि अच्छा सा मैच हो, ठीक है, और मैं थोड़ा सा बाइस्ड हूँ क्योंकि आई एम कोहली फैन, ठीक है। तो अगर कोहली का कोई मास्टर क्लास मिल जाए ना तो खैर है, पाकिस्तान अगर हार जाए, ठीक है, लेकिन चलो ये तो ओपिनियन है, ये तो ख्वाहिश है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो क्रूशियल होगा, अगर सुबह पाकिस्तान की बॉलिंग आती है ना, तो शाहीन अफरीदी को जो एंड पर मारता है ना, दैट वुड बी वेरी डेंजरस। हम ये ना, ही इज वेरी कंसिस्टेंट विद दैट, ठीक है। शाहीन अफरीदी उसके बाद जो है ना ऑर्डिनरी बॉलर होता है, 2 ओवर उसके बाद, ठीक है, ही इज एन ऑर्डिनरी बॉलर आफ्टर दैट। लेकिन पहले 2 ओवर में अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा हो तो वो विकेट उड़ा सकता है।
ٹھیک ہے. اور جہاں تک فارم چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان کی فارم تو اچھی نہیں ہے کیونکہ کانسٹنٹ شفل ہو رہے ہیں پاکستان کی ٹاپ مینجمنٹ میں بھی. ابھی پچھلے 1 سال میں 3 دفعہ ان کے کوچز چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 13 مہینے میں 4 چیئرمین بھی آ چکے ہیں آپ کے, رمیز راجا, ہاں پھر آپ نے دیکھا نظم سیٹھی, پھر آپ نے دیکھا زکا اشرف اور اب محسن نقوی. بیکاز اٹس پولیٹیکل انٹائٹلمنٹ, جو کہ پولیٹیکل ہوتی ہے نا, وہ اوارڈ کرتی ہیں اپنے اس کو, آئی ڈونٹ نو اف دیٹس دا رائٹ ورڈ اور ناٹ, ٹاؤٹس کو. ٹھیک ہے, وہ کسی کیپیبلٹی کو نہیں دیکھتی. جو کرکٹ کی جو انڈیا نے پاکستان نے انڈیا کو اتنے سے بعد پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں ہرایا تھا, وہ رمیز راجا کے انڈر ہرایا تھا جو کہ پراپر کرکٹر تھا. ٹھیک ہے, اب جیسے وہ ہٹا ہے وہ فوراً ڈکلائن دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. تو میرے خیال سے تو پاکستان انڈیا کو, میرا خیال ہے, اب مجھے پتا ہے میرے پاکستانی آپ کے پاکستانی ویورز مجھے بہت گالیاں دیں گے, میرے خیال سے پاکستان انڈیا سے نہیں جیت سکتا. وہ جو 1-2 میچز میں ٹف مقابلہ ہوا تھا, دیٹ واز جسٹ میں 2-2 کا آنکڑا ہے. پچھلے 4 میچز میں T20 میں 2-2 ہیں. I don't know. ہاں, دو فیکٹرز ہیں, بلکہ 3. روہت, I rate روہت very highly by the way, so maybe I'm biased, لیکن روہت, کوہلی اور بمراہ, یہ 3 ہے. اگر آپ نے ان تینوں کو, اگر ان دونوں کے روہت اور وراٹ کی وکٹ لے لیتے ہیں نا کسی طریقے سے, تو پھر بڑا زبردست مقابلہ ہونے والا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کا بمراہ بھی ہے, بمراہ تو بمراہ ہے نا پھر. ٹھیک ہے, وہ تو ونس ان جنریشن بالر ہے, ہم ساروں کو پتا ہے. تو وہ پھر ایک ڈفرنس کریٹ کر سکتا ہے. پاکستان کی طرف سے آپ کو پتا ہے بابر اعظم ہے, رضوان ہے, یہ دے اگر آپ ان کی وکٹیں لے لیتے ہو نا, تو پاکستان کی ٹیم پھر وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیول کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نیچے کچھ خاص ہے نہیں. بالنگ میں شاہین شاہ کے پہلے 2 اوورز ہیں, اس میں وہ سوئنگ ہوگا. یہاں کا ویدر بھی اس طرح کا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے یہاں کرکٹ کھیلنے کا, شروع میں یہاں پہ سوئنگ ہوتا ہے. تو وہ 2 اوور آپ اگر نکل گئے تو اس کے بعد کوہلی جانے اور باؤنڈری لائن جانے. اس میں آپ نے کیونکہ روہت کا ذکر کیا, اور میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں جو پاکستان کے لوگ ہیں, کیونکہ آپ ان کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ ان کے بیچ کھیلتے ہیں. خیر وہاں تو یہ ہوگا کہ سب کانٹیننٹ کا پورا ڈائسپرا ہی ایک ساتھ کھیلتا ہوگا, جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان یا صرف انڈیا کے لوگ نہیں ہوں گے, بلکہ آپ لوگ مل کر کھیلتے ہوں گے. اور جیسے ہم انڈیا پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا پاکستان کو دیکھتے ہیں, باہر ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, جب میں نے الگ الگ پاکستانی لوگوں سے باہر مل کر بات کی. تو جب ہم یہاں بیٹھے رہتے تھے تب ہماری بالکل ایک آرتھوڈاکس مینٹالٹی تھی کہ یار ایسا ہوگا ویسا ہوگا. جب میں فرسٹ ٹائم دبئی میں نے ایکسپیرینس کیا, دین میں نے پھر میلبرن میں, پھر کولمبو میں, الگ الگ جگہ پہ میں ایکسپیرینس کیا, تو اٹ واز ریئلی اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس آل ٹوگیدر. اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگوں سے پاکستان میں بہت بات ہوتی ہے. آپ کی اس میں سب سے نئی انٹری ہوئی ہے جن سے میری بات ہوئی ہے حال کے سمے میں. تو وہاں ان لوگوں کو لے کر کے کیا بات چیت ہوتی ہے؟ وراٹ کوہلی کو لے کر کے تو میں نے بہتوں سے سنا ہے, بہت پاکستان کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں وراٹ کوہلی سے. اب اس میں چاہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ کیوں پسند کرتے ہیں, لیکن وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ کیونکہ وراٹ کوہلی میں چاہنے کے لیے صرف اس کی بلے بازی ہی نہیں ہے, اس کی فٹنس بھی کمال ہے. مطلب آپ ٹاپ ایتھلیٹس میں اس کو رکھ سکتے ہیں, وہ جتنا کنسسٹنٹ ہے آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے اگینسٹ اس نے اپنے کریئر کی سب سے بہترین پاریاں کھیلی ہیں. جب پاکستان کے لوگ وراٹ کوہلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں, کس طریقے سے, مطلب وہ جو فیکٹر ہے جو ان کو اس کی طرف کھینچتا ہے وہ کیا ہے؟ وراٹ کوہلی کا یہ ہے کہ وہ گیم کی جو ریڈنگ وہ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, دیٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. جس طرح پچھلے ورلڈ کپ میں جو اس نے, جس طرح اس وقت انڈیا واز ڈاؤن اینڈ وی تھاٹ اٹس ڈن, ایون کوہلی کین ناٹ ڈو اٹ, بٹ ہی ڈیڈ اٹ دا وے ہی پیسڈ دی اننگز. وہ تھوڑی سی, اگر آپ کوہلی کی, اب تو چونکہ ہم نے بہت مار کھا لی ہے نا کوہلی سے, تو اب وہ انوینسیبلٹی کا ایک اورا سا ہے اس کے سامنے. جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا آپس میں, یار ایک دفعہ کوہلی نکل گیا نا بس ختم, ہم یہ کہتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کے بعد بھی بہت پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو آپ کسی طریقے سے قابو کر لیتے ہیں. لیکن کوہلی ونس ان اے جنریشن پلیئر ہے. پہلے کے سمے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت سچن ٹینڈولکر تھا, ہم کہتے ہیں یار ٹینڈولکر کسی طرح سے نکل جائے. خیر اس زمانے میں تو انڈیا کی ٹیم کے پاس بہت 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 اچھے بلے باز تھے, پتہ نہیں وہ اس ٹائم کیوں اتنا پیک نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد جو ہے نا, اس کے بعد دھونی ہے, دھونی کے بعد کوہلی ہے. لیکن کوہلی کی کلاس میرے خیال سے ٹینڈولکر کے لیول کی ہے, دھونی کے لیول کی نہیں ہے, اوپر ہے وہ ان سے. تو یہ ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں, ایک دفعہ کوہلی کا کچھ کر لینا ہے کسی طریقے سے, یا شاہین شاہ کے پہلے 2 اوورز میں اگر وہ کس طرح اس کو کر لے ٹریپ,
ठीक है। तो वो वरना वो फिर माइंड गेम्स भी बहुत खेलता है ना, वो साला है भी बहुत चालाक। ठीक है, बहुत तेज है, यानी कि ही इज लाइक कंप्यूटर। आप उसको देखो ना ग्राउंड पे, तो यूं करके कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है, और मुसलसल एंड ही इज जस्ट सो इनटू इट कि शुरू में एज अ पाकिस्तानी जब इस तरह की सिचुएशन है तो आपको थोड़ा सा उससे डर भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट। यार ये जो है ना ये भयंकर खेल रहा है यार, ये कुछ कर देगा, ये देखो किस तरह देख रहा है। तो हमारी तो ये फीलिंग होती है, हमारी तो ये फीलिंग होती है। और दूसरा, आपने पहले उसकी बात की, हम पाकिस्तानी इंडियंस आपस में यहाँ पे अमेरिका में तो भाइयों की तरह रहते हैं ना, और हमको खास डिफरेंस नहीं है। साइड पे भी मिलने, इधर उधर भी मिलते रहते हैं, ग्राउंड पे भी मिलते हैं, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो हमारे जो व्हाट्सएप की ग्रुप्स है ना, उसमें आप एक दूसरे की ट्रोलिंग देखा करें, हाय हाय हाय। तो और साथ में हम ये कहते हैं, साथ में नहीं देखते, हम अवॉइड ही करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बदमस्ती है ना, ये इस तरह करके ये बहुत होता है। जी 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 जी। आपने 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 कोहली की बात करी, मुझे याद है आज भी दुबई वाला जो मैच था जो पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। मैंने मेलबर्न में देखा था, बहुत लोग वो 152 की टी शर्ट पहनकर आ रखे थे, 152, और वो चिढ़ा रहे थे। तो वो एक अलग तरह की वो थी। मुझे याद है उस मैच में मैंने शाहीन से पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शाहीन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मैंने उसको बोला था आपने रोहित और राहुल को तो उड़ा दिया, लेकिन मुझे लगा कि विराट के अगेंस्ट आपके पास प्लान नहीं था कोई। तो उसने भी एक्सेप्ट किया पब्लिकली। आप देखते हो कि विरोधी टीम के खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं करते इस तरीके से, लेकिन उसने माना कि विराट नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है, और उसके लिए आपको वो परसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, और वो आपको थोड़ा सा किस्मत का साथ भी चाहिए अगर आपको विराट कोहली को जल्दी सस्ते में आउट करना है। इफ ही इज इन सॉन्ग, अगर वो पूरी तरीके से, या तो आप उसे शुरुआत में आउट कर लो, एक बार उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया तो फिर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी चीज। लेकिन मैं जाते जाते आपसे थोड़ा सा, आपने रोहित का क्योंकि नाम लिया, रोहित शर्मा की मतलब दोनों तरह की परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। मुझे मैनचेस्टर याद आता है, खचाखच भरा हुआ है, ओवरकास्ट है, उसका 100 आता है, और बड़ा जबरदस्त 100 आता है। शिखर धवन बाहर हो चुका है, केएल राहुल पहला मैच खेल रहा है वर्ल्ड कप का, ही वाज अंडर प्रेशर, बट उसने चार्ज लिया और बड़ा जबरदस्त खेला। रोहित शर्मा का मुझे एशिया कप भी याद आता है 2018 का, उसने वहां भी 100 मारे हुए हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा की पारियां भी हैं, लेकिन खराब परफॉर्मेंसेस भी हैं। रोहित शर्मा को किस तरीके से देखते हो आप लोग, मतलब क्या बात होती है रोहित शर्मा को लेकर के? जैसे आपने बोला विराट को, तो भाई विराट को लेकर के आपने स्पेसिफिक कहा कि भाई ये चीजें हैं, रोहित को लेकर के क्या बात है? रोहित की 2-3 बातें हैं। एक तो वो पेस पे प्रे करता है, ठीक है। मेरा अपना ये ख्याल है कि उसको जितना पेस मारोगे, हारिस रऊफ 150 भले फेंक ले या 100, आई डोंट नो, उसको पेस से नहीं, उसको माइंड उससे मारना होगा, क्योंकि वो उस लिहाज से इतना टफ नहीं है जितना विराट टफ है, मेंटल। सो मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियंस मैंने देखा है जो उसके साथ करते हैं, थोड़ा सा उसके साथ भिड़ भी जाते हैं, उस लिहाज से आप उसकी कंसंट्रेशन जाया कर सकते हैं। लेकिन रोहित भी जब चल जाता है ना, तो वो किसी को नहीं माफ करता, वो फिर बहुत अच्छा है। तो हम पाकिस्तानी तो यूजुअली विराट के बाद रोहित ही है ना, रोहित ही है एक जो कि अल्लाह की पनाह ऐसे ऐसे छक्के मारता है ना कि बंदा कहता है यार, और वो छक्का जाके इधर लगता है। लेकिन जाहिर बात है, एज ए क्रिकेट फैन आप उसको अप्रिशिएट करते हो ना, आप उसको कहते हो यार जबरदस्त खेल रहा है। तो रोहित विराट के बाद तो रोहित ही है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वकार भाई, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, 40 मिनट ले लिया आपके, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मैं एक बार, देखिए इस वीडियो के शुरुआत से पहले मैंने बोला था कि आप कोशिश करें कि आप इंजीनियरिंग का काम अब पार्ट टाइम करते हैं और वीडियो काम फुल टाइम करते हैं आप। और मैं इसको सुनने के बाद जो आपने बातचीत की है पिछले 40 मिनट में, और क्योंकि हम हो गए पिछले 7-8 साल हो गए मुझे भी मीडिया में काम करते करते, तो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन की है सारी की सारी चीजें, मैं चाहूंगा कि आप बहुत इस तरह के वीडियोस और किया करें, और अपनी अपनी ओपिनियन दिया करें। आप खेलते हैं, आप बात अच्छी करते हैं, आपके पास वो लहजा है बात करने का, तो मेरे हिसाब से आपको और बोलना चाहिए इन चीजों के बारे में। और मुझे लगता है कि ऊपर से मेहर होगी ऊपर वाले की, तो फिर वो इंजीनियरिंग हॉबी बन जाएगी, और ये जो वीडियो है ये फुल टाइम हो जाएगी, और आपको मजा भी और ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच रोहित, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक्स ब्रदर। थैंक यू। तो जैसा मैंने कहा, सर का चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये विजुअल जो है वो जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे, वो अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको उन्हीं की, इसमें मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा यूज किया, 40 सेकंड का हिस्सा है ये। आप वहां पर इन डेप्थ में देख पाएंगे सारी की सारी चीजें, विकेट्स का क्लोजअप है,
बाहर किस तरह की सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, उस चीज को लेकर के उन्होंने बताई हुई है चीजें। और इसमें आपको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी, जो खाने की डिटेल्स है, रहने की डिटेल्स है, वो सब भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेकआउट, डू फॉलो इफ यू लाइक इस कंटेंट। और आगे भी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी मेरे हिसाब से, जैसे जैसे हम वर्ल्ड कप मैच के क्लोज जाएंगे आपको वहां और वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड होपफुली आगे भी कभी बात होगी और मिलेंगे जरूर। थैंक यू। Thank you, Rohit. Have a good one. Thanks. Bye. या यू डू, थैंक यू।